नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। पूर्व सीएम पर्रिकर के नाम पर होगा नया एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा जाएगा। यह हवाई अड्डा पणजी से 35 किलोमीटर दूर है। यह हवाई अड्डा जल्द शुरू हो जाएगा क्योंकि इंडिगो और गो फर्स्ट विमानन कंपनियों ने पहले ही 168 और 42 उड़ान सेवाओं की घोषणा कर दी है। इंडिगो ने कहा कि हम यहां सबसे बड़ी विमान सेवाओं की शुरुआत करेंगे। हम गोवा के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 8 शहरों को तुरंत जोड़ देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इस हवाई अड्डे की नींव साल 2016 में रखी थी। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज हम एक साल में कई हवाई अड्डों का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिमाचल के नए सीएम बने सुखविंदर। राहुल ने सुक्खू की मां को मंच पर बुलाया। प्रियंका ने उन्हें और प्रतिभा सिंह को गले लगाया। जी हां दोस्तों, हिमाचल में रविवार दोपहर 1:50 पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका ने मुख्यमंत्री पद की दावेदार रही प्रतिभा सिंह को अपने बगल में बैठाया। सुक्खू ने सभी कांग्रेस विधायकों के साथ मंच से समर्थकों का अभिवादन किया। रिज मैदान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सुक्खू के साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी शपथ दिलाई। इससे पहले सुबह सुबह सुक्खू खुद प्रतिभा सिंह को शपथ समारोह का न्योता देने पहुंचे थे। सुक्खू ने कहा कि पार्टी पहले है, मुख्यमंत्री बाद में है। प्रतिभा सिंह मेरी आदर्श है। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मां संसार देवी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची। राहुल गांधी को जब पता चला कि वह मंच के सामने बैठी है तो राहुल ने उन्हें मंच पर बुलाया और उनसे मिले। प्रियंका गांधी ने सुक्खू की मां को गले लगाया और मंच पर अपने पास बैठाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमसीडी और गुजरात के बाद अब 2024 पर आम आदमी पार्टी की निगाह। 18 दिसंबर को बुलाई नेशनल काउंसिल की मीटिंग। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी अब साल 2024 में होने वाले लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। यह बैठक 18 दिसंबर को होने वाली है। राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में आम आदमी पार्टी के देश भर के जनप्रतिनिधियों सहित कई राज्यों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में लगभग 13% वोट पाने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों की श्रेणी में शामिल होने वाली है। दोस्तों, पार्टी के लिए यह उपलब्धि बेहद खास है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में 5 सीटें निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पार्टी के दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर प्रचार करते हुए भी देखे गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने 3 आयुष अस्पतालों का किया उद्घाटन। कहा, योग और आयुर्वेद आज पूरी मानवता के लिए नई उम्मीद। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर मानती है। पीएम मोदी गोवा के धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और नई दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि ये तीनों संस्थान आयुष हेल्थ केयर व्यवस्था को नई गति देंगे। आयुष एक ऐसा ज्ञान है जिसका मकसद है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब है कि सबका सुख और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद इलाज के आगे बढ़कर कल्याण की बात करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात में दल बदल का खेल शुरू। आम आदमी पार्टी के 1 और 3 निर्दलीय एमएलए भाजपा को समर्थन देंगे। चुनाव से पहले छोड़ी थी पार्टी।
जी हां दोस्तों, गुजरात में भाजपा की रिकॉर्ड जीत के बाद राज्य में अब दल बदल का खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के 1 और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी में शामिल होने से इनकार किया। 4 में से 3 पहले भाजपा में ही थे। आम आदमी पार्टी विधायक भूपत भयाणी पहली बार जूनागढ़ जिले की विरासत दर सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। वह पहले भाजपा में ही रह चुके हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि मीडिया से बातचीत में भूपत ने भाजपा में शामिल होने से इनकार किया। भूपत ने कहा कि मैं पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। इधर समर्थन देने का ऐलान करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों में बायड से धवल झाला, धानेरा से मेवानीजी देसाई और वघोड़िया से धर्मेंद्र वाघेल शामिल हैं। झाला और मावाड़ी देसाई भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद चुनाव से एन वक्त पहले निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जीएसटी के छापों से परेशान व्यापारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम दिया ज्ञापन, सरकार को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जीएसटी विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। व्यापारियों में लगातार हो रही छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। इसी के मद्देनजर शनिवार को सहारनपुर में व्यापार संघ के द्वारा बीजेपी के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा के घर पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर जीएसटी विभाग को कोई कार्रवाई करनी है तो वह उन्हें नोटिस देकर अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर व्यापारियों के यहां छापेमारी हो रही है तो अधिकारियों के घर पर भी छापेमारी की जाए। उन्होंने कहा कि अगर छापेमारी नहीं रुकी तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे। व्यापारी नेता विवेक मनोचा ने कहा कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के एक-एक जिले के अंदर जिला इकाई द्वारा इस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घेराव करके किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि लगभग 1 हफ्ते से व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी के छापे लग रहे हैं। केवल जीएसटी ही नहीं, अन्य विभागों के अधिकारी भी सड़कों पर हैं और सभी विभाग व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके विरोध में व्यापारियों द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निर्भया फंड की गाड़ियों से एमपी एमएलएस को सुरक्षा, महिलाओं की सिक्योरिटी में इस्तेमाल होना था। 40 विधायकों 12 सांसदों के एस्कॉर्ट में लगाया। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड के तहत गाड़ियां खरीदी। इनका इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने के लिए किया जाना था, लेकिन ये गाड़ियां जुलाई से महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज एकनाथ शिंदे सरकार के सांसदों और विधायकों के एस्कॉर्ट व्हीकल के तौर पर लगाई गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को मेडिकल की छात्रा के साथ दिल्ली में चलती बस में दुष्कर्म हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ थी। निर्भया के साथ दरिंदगी इस कदर की गई कि आंतें तक बाहर आ गई थी। सिंगापुर के अस्पताल में 29 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद पूरे प्रदेश में भारी आक्रोश फैल गया था। 30 मार्च 2020 को निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दी गई। यूपीए सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साल 2013-14 के आम बजट में निर्भया फंड की घोषणा की थी। इसके तहत ही गाड़ियां मुहैया करवाई गई, लेकिन इनका इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा में ना करके एमपी और एमएलएस की स्क्वाड में किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु देर रात घूमने पर पुलिस ने कपल से वसूला 1000 रुपए जुर्माना, 2 हुए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कथित तौर पर एक कपल से पैसे ऐंठने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि कपल अपने घर के बाहर टहल रहे थे। इस बीच 2 पुलिसकर्मी आए और उनसे जुर्माने के नाम पर पैसा ले लिया। कपल ने पूरी घटना की जानकारी ट्विटर पर शेयर की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। पीड़ित कार्तिक पत्री ने ट्विटर पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए बेंगलुरु पुलिस को टैग किया और सवाल किया कि क्या यह आतंकवाद का एक रूप है। हालांकि पुलिस ने तुरंत जवाब दिया और पुष्टि की कि दोनों पुलिसकर्मियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कार्तिक ने सिलसिलेवार रूप से 15 ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहे थे और वो अपने घर से कुछ ही कदम दूर थे। तभी पेट्रोलिंग टीम आई और उनसे सवाल जवाब करने लगी। इस दौरान उन्होंने आईडी भी दिखाया, लेकिन दोनों पुलिसकर्मी उनका फोन लेकर उनसे सवाल जवाब करने लगे। कार्तिक ने बताया कि इस बीच एक पुलिसकर्मी ने चालान बुक जैसी चीज निकाली और आधार नंबर नोट करने लगा। इस पर कार्तिक ने पुलिसकर्मियों से सवाल भी किया कि किस बात का चालान काटा जा रहा है, तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि रात के 11 बजे के बाद सड़क पर घूमना मना है। इस पर जब कपल ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी नियम के बारे में नहीं पता, तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद कपल ने बात खत्म करने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने 3000 रुपए की मांग कर दी, लेकिन बातचीत करने पर पुलिसकर्मी 1000 रुपए में मान गए और ऑनलाइन पेमेंट ले लिया। मौके से जाने के
बाद पत्री ने बेंगलुरु पुलिस को टैग किया और पुलिस कर्मियों के व्यवहार को लेकर सवाल किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के मंदिरों में अब सलाम नहीं संध्या आरती, टीपू सुल्तान का दिया 300 साल पुराना नाम बदला, हिंदू संगठनों की मांग पर फैसला। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कुछ मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदल दिया गया है। अब इसे संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। यह फैसला हिंदुत्व संगठनों की मांग पर लिया गया है। इन संगठनों ने राज्य सरकार से टीपू सुल्तान के नाम पर होने वाले अनुष्ठानों को खत्म करने की मांग की थी, जिसमें सलाम आरती भी शामिल थी। हिंदू मंदिरों की देखरेख करने वाले स्टेट अथॉरिटी मुर्जई ने शनिवार को 6 महीने पुराने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में मैसूर शासक टीपू ने इन मंदिरों में अपनी यात्रा के दौरान आरती का नामकरण किया था। मेलकोट में ऐतिहासिक चालुक्य नारायण स्वामी मंदिर है। यहाँ हैदर अली और अब उसके बेटे टीपू सुल्तान के शासनकाल से हर दिन शाम 7 बजे सलाम आरती यानी कि मशाल आरती होती आ रही है। स्कॉलर और कर्नाटक धार्मिक परिषद के सदस्य सके कोडी सूर्य नारायण भट्ट ने इसका नाम बदलने की मांग की थी। भट्ट ने कहा था कि सलाम शब्द हमारा नहीं, टीपू का दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की तैयारी, संसद की स्थायी समिति ने सिफारिशें की, तंबाकू यूज पर रोक और जीएसटी बढ़ाने का दिया तर्क। जी हां दोस्तों, संसद की स्थायी समिति ने देश में तंबाकू उत्पादों और अल्कोहल के सेवन पर प्रभावी रोक की सिफारिशें की है। समिति ने सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। समिति का मानना है कि इससे तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित होता है, सिंगल सिगरेट से खपत बढ़ती है। एयरपोर्ट्स के स्मोकिंग जोन को बंद किए जाने की सिफारिश भी की गई है। समिति के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद भी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। ऐसे में संभावना है कि आम बजट में तंबाकू उत्पाद पर टैक्स बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के हवाले से समिति ने कहा है कि अल्कोहल और तंबाकू का सेवन करने से कैंसर की आशंका बढ़ती है। गुटखा, सुगंधित तंबाकू और माउथ फ्रेशनर के नाम से बिकने वाले उत्पादों पर भी रोक लगे। तंबाकू उत्पादों से मिलने वाले टैक्स का इस्तेमाल कैंसर पीड़ितों में इलाज में किया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त राशि का उपयोग तंबाकू के खिलाफ जागरूकता फैलाने में किया जाएगा। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के कैंसर सर्जन पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ने से कैंसर के मामलों में कमी आ सकती है। फिलहाल दोस्तों बात की जाए तो भारत में बीड़ी पर 22.01% टैक्स है, जबकि सिगरेट पर 52.09% टैक्स है। इसके अलावा स्मोक फ्री पर 63.75% टैक्स है। इसको और बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईशान के प्रचंड दोहरे शतक पर दिनेश कार्तिक ने कहा यह पारी एक शानदार करियर का अंत कर सकती है। दोस्तों अगले साल अब भारत की धरती पर होने वाले 2023 विश्व कप में अब करीब 9 महीने का समय बचा है, तो टीम इंडिया का हर युवा खिलाड़ी खुद को नीति में फिट करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। हर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर अपना दावा ठोकना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन ने जो किया उसका असर दूरगामी होने जा रहा है। ईशान ने 131 गेंदों पर 210 रन बनाकर दिखाया कि युवा खिलाड़ी जगह कब जाने के लिए कितने ज्यादा भूखे हैं। और ईशान की इस पारी को लेकर दिनेश कार्तिक ने बड़ा कमेंट किया। ईशान के धमाके के बाद अब वनडे टीम में ओपनर के लिए 4 बल्लेबाजों के बीच मुकाबला हो चला है। निश्चित ही कप्तान रोहित शर्मा खेलेंगे ही, लेकिन दूसरे छोर पर धवन, शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच मुकाबला होगा। बांग्लादेश के खिलाफ शिखर धवन का बल्ला नहीं बोला। ईशान किशन ने उन पर दबाव कई गुना लाद दिया है, लेकिन इसके बावजूद दिनेश कार्तिक का मानना है कि घर में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाली सीरीज के लिए धवन को टीम में चुना जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहले टेस्ट से बाहर हुए कप्तान रोहित शर्मा, अभिमन्यु एस वार्न समेत कई खिलाड़ियों को मिला मौका। जी हां दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में बदलाव किया है। कप्तान रोहित शर्मा चोट की वजह से पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में केएल राहुल पहले मैच में कप्तानी करेंगे। रोहित की जगह अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ सौरभ कुमार और नवदीप सैनी को भी जगह मिली है। मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा भी बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। इस वजह से वे भारत लौट गए। इसी वजह से उन्हें पहले टेस्ट से आराम दिया गया। वह पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हालांकि दूसरे टेस्ट मैच को लेकर अभी जानकारी नहीं आई है। भारतीय वरिष्ठ चयन समिति ने अभिमन्यु ईश्वरन को उनकी जगह पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में शामिल किया है। वहीं दोस्तों तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अभी तक अपने कंधे और घुटने की चोट से पूरी तरह उभर नहीं पाए और इसी वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान के फैंस का इंतजार हुआ खत्म, पठान ने बताया कब रिलीज होगा पहला गाना बेशरम रंग। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त बज़ बना हुआ है। ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि किंग खान 4 साल बाद पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस बीच वह कुछ फिल्मों में कैमियो भी कर चुके हैं। अब पठान का पहला गाना रिलीज होने जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फैंस को दी। दरअसल दोस्तों शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो पोस्ट की जिसमें वह पठान वाले लुक में नजर आ रहे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि लंबे बाल, ब्लैक चश्मा और बोट पर सवार शाहरुख काफी अच्छे लग रहे हैं। इस पोस्ट में शाहरुख खान ने बताया कि उनकी फिल्म पठान का पहला गाना बेशरम रंग कल यानी कि 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिलीज होगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश पुलिस ने राजस्थान पुलिस को किया आगाह, भारत जोड़ो यात्रा में पॉकेट मारों पर नजर बनाए रखने को कहा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस ने राजस्थान पुलिस को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने वाले लोगों को जेब कतरों द्वारा निशाना बनाए जाने के बारे में सतर्क किया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यात्रा के अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के आगरा मालवा जिले में जेब कतरों ने यात्रा में शामिल लोगों को निशाना बनाया था। आगर मालवा के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर ने पीटीआई भाषा को बताया कि हमने 8 से 10 जेब कतरों को पकड़ा है। उनमें से कुछ राजस्थान के कोटा और झालावाड़ के रहने वाले हैं और कुछ मध्य प्रदेश के गुना, राजगढ़, शाहजहांपुर और रायसेन जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने राजस्थान पुलिस को यात्रा के दौरान जेब कतरों से सावधान रहने के लिए सतर्क किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ महंगा, चांदी की भी बढ़ गई है चमक, जाने पूरे हफ्ते क्या था हाल। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोने की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई, वहीं चांदी भी महंगी हुई है। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 83 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली तेजी दर्ज की गई, जबकि दोस्तों चांदी के भाव में 367 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल आया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA के वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक यानी कि 5 से 9 दिसंबर की शुरुआत में यानी कि 5 दिसंबर को 24 कैरेट सोने का रेट 53,854 रुपए था, जो कि शुक्रवार को बढ़कर 53,937 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो शुद्धतम शुद्धता वाली चांदी 65,764 रुपए से बढ़कर 66,131 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में करीब 1 घंटे के लिए ट्विटर रहा डाउन, यूजर्स को पेज लोड करने में आई परेशानी। जी हां दोस्तों, ट्विटर यूजर्स को रविवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि देश में करीब शाम 7 बजे इसके ठप होने की सूचना दी गई। हालांकि लगभग 1 घंटे बाद ट्विटर की सर्विस फिर से सही तरीके से काम करने लगी। ट्विटर जैसी साइटों के संचालन पर नजर रखने वाले पोर्टल डाउन डिटेक्टर ने बताया कि भारत में शाम 7 बजे 2838 यूजर्स ने ट्विटर के सही से काम ना करने की शिकायत की। कई यूजर्स के टाइमलाइन बिल्कुल खाली हो गए तो कईयों की टाइमलाइन रिफ्रेश ही नहीं हुई। इन सब के अलावा कई यूजर्स के ट्विटर अकाउंट ने काम करना ही बंद कर दिया, तो कुछ यूजर्स ने बताया कि उनके ट्वीट्स भी डिलीट हो गई। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जबकि कुछ ही समय पहले ट्विटर के मालिक एलन मस्क एक ट्वीट साझा करते हुए कहे थे कि बॉट्स कल एक आश्चर्य के लिए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2024 में देश को बनाना है बीजेपी मुक्त, जेडीयू के कार्यक्रम में गरजे लल्लन सिंह। जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद का 2 दिवसीय सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। रविवार को खुले अधिवेशन को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 में विपक्ष के साथ मिलकर वे बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केसी त्यागी, उपेंद्र कुशवाहा, रमेश कुशवाहा सहित सभी मंत्री विधायक मौजूद थे। साथ ही सभी राज्यों के प्रदेश पदाधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय खुला अधिवेशन में बोल रहे लल्लन सिंह बीजेपी को खूब ललकार रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि अब 2024 में बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर पर बिंदास कर सकेंगे लंबे ट्वीट्स, अब 280 की जगह 4000 अक्षरों में कर सकेंगे पोस्ट। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर अब एक बेहद काम की सुविधा शुरू करने वाली है। फिलहाल ट्विटर केवल 280 अक्षर यानी कि कैरेक्टर में ट्वीट करने की अनुमति देता है, जिससे यूजर्स के लिए एक लंबा पोस्ट लिखना मुश्किल हो जाता है। यूजर्स की यह समस्या
जल्द खत्म होगी। दरअसल दोस्तों, ट्विटर के नए मालिक और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क इस प्लेटफॉर्म में व्यापक बदलाव कर रहे हैं। अब मस्क ने पुष्टि की है कि ट्विटर कैरेक्टर लिमिट को 280 से बढ़ाकर 4000 करने के लिए तैयार है। जब एलन ओबरे नाम के एक ट्विटर यूजर ने उनसे पूछा कि क्या ट्विटर ने कैरेक्टर लिमिट को 280 से बढ़ाकर 4000 कर दिया है, तो एलन मस्क ने हाँ में जवाब दिया। पहले प्लेटफॉर्म सिर्फ 140 कैरेक्टर की लिमिट देता था। ट्विटर ने 8 नवंबर 2017 को कैरेक्टर लिमिट को 140 से बढ़ाकर 280 कैरेक्टर कर दिया था, यानी कि दुगना कर दिया था, और अब एलन मस्क ने इसे दुगने से भी कई ज्यादा गुना कर दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे अमीर आदमी का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।